दोस्तों ये वीडियो वर्ष 2018 के थाईलैंड गुफा बचाव के बारे में है। वीडियो 2 भागों में है और ये वीडियो का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों 10 दिनों तक चले गए लंबे बचाव ऑपरेशन के बाद बचाव टीम बच्चों तक पहुंच चुकी थी। सबने राहत की सांस जरूर ली थी, किंतु अभी इस मिशन का सबसे मुश्किल भाग बाकी था, जिसमें बच्चों को गुफा से बाहर निकालना था। दुनिया भर से हजारों पत्रकार और फोटोग्राफर थाईलैंड की थम लुआंग गुफा तक पहुंच चुके थे। कभी बेहद सुनसान रहा यह इलाका किसी बाजार की भांति जगमगा रहा था। गुफा के बाहर फास्ट फूड की दुकानें तक खुल चुकी थी। जिज्ञासा के मारे आसपास के सभी गांव और शहर के इंसान भी गुफा के पास पहुंच रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ को काबू में कर पाना एक अलग ही चुनौती बन गया था और इस पूरी भीड़ का हिस्सा बने हर एक इंसान के मन में एक ही सवाल था कि आखिर बच्चे गुफा में फंसे कैसे। हर कोई कोच को बुरा भला कह रहा था, क्योंकि वो अकेला वयस्क इंसान था जो बच्चों के साथ इस गुफा में गया। वो चाहता तो बच्चों को रोक सकता था, किंतु कोच ने ऐसा नहीं किया, बल्कि खराब मौसम के दौरान भी कोच बच्चों को लेकर गुफा में चला गया। बाहर खड़े कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो यहाँ तक थी कि सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया जाए, किंतु कोच को अंदर ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इस हालात के लिए वो कोच ही जिम्मेदार था। किंतु दोस्तों, जिस तरह से प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर घटना के पीछे एक से अधिक कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे ही बच्चों को खोज लिया गया तो तुरंत डॉक्टरों की एक टीम को अंदर भेजा गया। अब चूंकि पहले अंदर गए गोताखोरों ने अपने सफर पर लाल रस्सी को छोड़ते हुए रास्ते को चिन्हित कर दिया था, तो अंदर जाने के लिए बस इसी रस्सी को पकड़ते हुए ही आगे बढ़ना था। ऐसा करने से 10 दिनों का ये लंबा सफर कुछ ही घंटों का बनकर रह गया। बचाव टीम के सदस्य, डॉक्टर और भोजन सहित करीब 6 घंटों में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद बच्चों को प्रोटीन पाउडर और दलिया जैसा थोड़ा और हल्का भोजन दिया गया। क्योंकि बच्चे 10 दिनों तक लगातार भूखे थे, इसलिए उन्हें अचानक से भरपेट भोजन देने से उन बच्चों की पाचन क्रिया खराब हो सकती थी। अंदर गई टीम ने बच्चों और कोच से बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो कहानी के एक अलग ही हिस्से के बारे में जानकारी मिली, जिसे जानकर अब तक कोच को मरने के लिए छोड़ देने की इच्छा रखने वाले लोग कोच को भगवान मानने लगे। असल में जब बच्चों ने गुफा में जाने की इच्छा कोच को बताई तो कोच ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया था, किंतु बच्चे जिद करने लगे और कोच साहब स्वभाव के बेहद ही सीधे और सरल थे। वो बच्चों की जिद के सामने झुक गए। इन कोच साहब का नाम एकापोल चंटोवोंग था, जो एक सदे हुए बौद्ध भिक्षु हैं। एकापोल के पास थाईलैंड के निवासी के रूप में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वे एक आदिवासी सभ्यता के निवासी रहे हैं। ध्यान लगाना, लंबे समय तक जंगलों में तप करना और महीनों तक व्रत रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एकापोल इस तरह की गुफाओं का भी अच्छा खासा अनुभव रखते थे। उन्होंने शौकिया तौर पर अपने मन को शांत रखने के लिए फुटबॉल खेलना शुरू किया था, लेकिन उसमें माहिर हो गए और बच्चों को कोचिंग देने लगे। जब बच्चे गुफा में जाने की जिद कर रहे थे तो एकापोल समझ गए कि यदि वो बच्चों को मना भी करते हैं तो भी बच्चे घर जाने के बजाय चोरी छुपे गुफा की ओर ही चले जाएंगे। इसलिए बच्चों के जल्द वापस लौटने के वायदे के साथ ही वो बच्चों के साथ हो लिए। किंतु जैसे ही वो गुफा में पहुंचे, भारी बारिश शुरू हो गई। गुफा के आसपास धान के खेत पहले ही पानी से लबालब थे। फसल खराब न हो जाए, इसलिए किसानों ने अपना खेतों का पानी उतार दिया। खेतों का ये पानी भी तेजी से गुफा की ओर बढ़ गया और 1 घंटे से भी कम समय में गुफा के निचले हिस्से पानी से भर चुके थे। गुफा की छत से पानी टपकते देख कोच और बच्चे तेजी से बाहर की ओर दौड़े, किंतु जैसे ही वो सब गुफा से बाहर निकलने के रास्ते के निकट पहुंचे, उन्होंने पाया कि एक बेहद चौड़े गड्ढे में पानी भर चुका था और इस गड्ढे को केवल तैरकर ही पार किया जा सकता था। कोच साहब जितने माहिर फुटबॉल खेलने में थे, उतने ही माहिर तैराक भी थे, किंतु अफसोस उन बच्चों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। कोच को लगा कि वो तैरकर बाहर निकल जाते हैं और मदद ले आते हैं, किंतु जिस गति से गुफा में पानी भर रहा था, उस गति से उन्हें अंदाजा हो गया कि बच्चे इस गुफा में अकेले नहीं बच पाएंगे। इसलिए अपनी जान बचाने की बजाय कोच साहब ने बच्चों की जान बचाने को ज़्यादा महत्व दिया और बच्चों के साथ गुफा में ही रुक गए। जैसे जैसे गुफा में पानी भरता रहा, वैसे वैसे वो सब गुफा में और अधिक गहराई पर जाते चले गए। कोच साहब जानते थे कि बचाव टीम के लिए अंदर आना आसान नहीं होगा और उन्हें लंबे समय तक अंदर ही रहना होगा। इसलिए उनके द्वारा सीखी गई ध्यान लगाने की तकनीक वो बच्चों को सिखाने लगे। वो लगातार बच्चों को सांस को धीरे धीरे अंदर और बाहर करने का तरीका सिखाते रहे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि जहाँ तक हो सके अपने मन और शरीर को शांत रखें। मन को शांत रखने से आप मजबूत होते हैं और तन को शांत रखने से आपका शरीर ऊर्जा बचाता है, जिस कारण लंबे समय तक भी बिना भोजन के रहा जा सकता है। गुफा में भरा हुआ पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए कोच साहब ने गुफा की छत से टपकते पानी को इकट्ठा करने का काम अपने जिम्मे लिया। भले ही भोजन ना हो, किंतु उन्होंने बच्चों के लिए शुद्ध पानी की कमी नहीं होने दी। सभी बच्चों का कहना था कि यदि हमारे कोच हमारे साथ नहीं होते तो न जाने कब के हम मारे जा चुके होते। सबसे अनोखी
की बात यह थी कि गुफा के जिस हिस्से में वो सब फंसे हुए थे वहाँ ऑक्सीजन मात्र 15% ही थी, जबकि सामान्य वातावरण में ऑक्सीजन करीब 21% होती है, जिस वजह से बचाव टीम के सदस्य बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस नहीं ले पा रहे थे। वहीं इतनी कम ऑक्सीजन में बच्चे आराम से सांस ले रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो सब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं तो बच्चों ने इसका श्रेय अपने कोच को ही दिया। बच्चों का कहना था कि उनके कोच ने उन्हें अपने शरीर में ऊर्जा बचाए रखने का और गहरे सांस लेने का एक अलग ही तरीका सिखा दिया है। खैर दोस्तों, बच्चों से बातचीत करते हुए डॉक्टरों ने बच्चों की शारीरिक जांच पूरी की। कुछ एक खरोंचों को छोड़कर बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक ही थे और अब बारी थी बच्चों को बाहर निकालने की। चूंकि बच्चे तैरना नहीं जानते थे इसलिए डॉक्टर और बचाव टीम के कुछ सदस्य बाहर आ गए ताकि बाहर आकर अंदर के हालातों के बारे में बताया जा सके। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। बचाव टीम ने बाहर आकर अंदर के हालात के बारे में बताया तो हर कोई कोच को धन्यवाद कर रहा था। सबको एहसास हो गया कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी सब के सब बच्चों को कुशल रखने वाला इंसान मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। अब समस्या ये थी कि बारिश फिर से शुरू हो गई थी, इसलिए एक और गुफा से पानी बाहर निकलता तो दूसरी ओर फिर से भरता रहता। बचाव टीम ने सोचा कि गुफा में ड्रिलिंग करके एक बड़ा छेद बनाया जाए और उसी छेद के जरिए बच्चों को बाहर खींचा जाए, किंतु पत्थरों से बनी इस गुफा में छेद करना एक बेहद लंबा कार्य हो सकता था। तेज बारिश भी बचाव कार्य में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कोरिया जैसे अनेकों देशों के माहिर गोताखोर इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाईलैंड आ पहुंचे थे, इसलिए बच्चों को पानी के रास्ते ही बाहर निकाले जाने का फैसला लिया गया। वहीं दूसरी ओर गुफा से निकाला जा रहा पानी अब खेतों तक पहुंच गया था। किसानों के धान पूरी तरह से डूब गए थे, किंतु किसानों का कहना था कि उन्हें अपनी फसल की कोई चिंता नहीं है, चाहे जो भी हो बस बच्चों की जान बचनी चाहिए। पानी के जरिए बच्चों को बाहर निकालने से पहले गुफा के पथ पर हर स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की आवश्यकता थी ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। साथ ही बच्चों और कोच के 10 दिन भूखे शरीर को तंदुरुस्त बनने के लिए भी समय चाहिए था, इसलिए करीब और 3 दिन यूं ही बीत गए। इस दौरान एक नौसेना गोताखोर जिसका नाम समन गुनन था की मौत हो गई। दरअसल समन गुनन गुफा के बचाव पथ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, किंतु ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के जुनून में वो खुद का ध्यान नहीं रख पाए। ऑक्सीजन सिलेंडरों को पानी के चट्टानों के मध्य में रखते समय वो लंबे वक्त तक पानी के भीतर रहे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनका खुद का ऑक्सीजन समाप्त होने वाला है। पानी से बाहर निकलते समय ही समन गुनन की ऑक्सीजन समाप्त हो गई और इस बचाव कार्य के दौरान होने वाली ये अकेली अशुभ घटना थी। दोस्तों, समन गुनन की मौत से सभी को एक बड़ा आघात लगा। समन गुनन को खोजकर पानी से बाहर निकाला गया। सब जान चुके थे कि जल्दबाजी की बजाय आगे के कदम सोच समझकर ही उठाने होंगे। इधर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी तेजी से पानी गुफा से बाहर निकाला जाता उससे अधिक तेजी से गुफा में पानी वापस भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश के मौसम के गुजर जाने तक बच्चों को बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, यानी अगले कई महीनों तक बच्चों को गुफा में ही फंसे रहना होगा। लेकिन दुनिया भर से इकट्ठे हुए श्रेष्ठ गोताखोरों ने विश्वास दिलाया कि वो बच्चों को बचाकर ला सकते हैं और आखिरकार जब बच्चों को गुफा में फंसे हुए 16 दिन बीत चुके थे तो हर एक के सहयोग और ईश्वर से की गई प्रार्थनाओं के साथ गोताखोर आगे बढ़े। दुनिया भर से आए 1300 श्रेष्ठ गोताखोर और उनके साथ थाई सेना के 5 जवान थे। इन गोताखोरों ने हर परिस्थिति को बारीकी से समझा और कई बार पूरे मिशन के अभ्यास को भी दोहराया। चूंकि बच्चे तैरना नहीं जानते थे इसलिए बच्चे पानी के भीतर घबरा सकते थे, अतः तय किया गया कि बच्चों को नींद में सुलाकर बाहर निकाला जाएगा और पूरी टीम एक बार में 4 बच्चों को ही लेकर आएगी। पहले 4 बच्चों को दवा के जरिए नींद में सुलाया गया, उन्हें एक मैट पर लेटाकर बांध दिया गया। अब इन्हीं मैटों को उठाए गोताखोर वापस लौटने लगे। जब गुफा में ऊंचे स्थान आ जाते जहां पानी नहीं था तो थाई जवान और गोताखोर बच्चों को गोद में उठाकर भी चलते, क्योंकि बच्चे इस पूरे मिशन के दौरान सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पूरे मिशन के दौरान क्या हो रहा है। गोताखोर तेजी किंतु सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। पानी में छोड़ी गई रस्सी बड़ा काम आई। रस्सी को पकड़कर गोताखोर तेजी से बाहर निकल रहे थे। सिर्फ 4 घंटों में ही पहले 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां हुई स्वास्थ्य जांच में बच्चे बिल्कुल ठीक थे। शाम होने वाली थी, इसलिए आज गोताखोरों ने आराम करने का फैसला लिया। उसके बाद अगले दिन फिर से 4 लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर से एक दिन आराम करके मिशन को और आगे बढ़ाया गया और इस पूरे मिशन के 20वें दिन के बीतते बीतते आखिरी 4 लड़कों को भी उनके फुटबॉल कोच समेत सही सलामत बाहर निकाल लिया गया और इस तरह से एक मुश्किल मिशन सुरक्षित तरीके से पूरा हुआ। हाँ, लेकिन नौसैनिक समन गुनन की मौत का हादसा जरूर इस मिशन का एक दुखदायी पहलू था। समन गुनन एक बेहतरीन साइकिलिस्ट थे। वर्ष 2009 में उन्होंने साइकिलिंग की
की चैंपियनशिप भी जीती थी। वो खतरों से खेलना पसंद करते थे। अनेकों साहसिक यात्राएं उन्होंने अपने जीवन में की थी। मृत्यु के वक्त उनकी उम्र मात्र 37 वर्ष ही थी। तो चलिए दोस्तों, ईश्वर से समन गुणन की आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट्स के जरिए मुझ तक जरूर भेजें और यदि आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।